नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और उनको होटवार जेल में रखा गया है। हालांकि इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि जिस प्रकार के घोटाले झारखंड में खुलकर आ रहे हैं, उन घोटालों के तार, 3 बड़े घोटाले ईडी ने खोले हैं, जिन तीनों घोटालों के तार हेमंत सोरेन से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अवैध खनन घोटाला है, एक जमीन का घोटाला है और एक वहां चल रहा है शराब घोटाला। इन तीनों में जब जांच की गई तो पता यह चला कि झारखंड में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए गए और इन सबके तार कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन से जुड़े हैं। जब उन लोगों से पूछताछ की गई जो उसमें दोषी हैं, तो ईडी को उन्होंने बताया कि हमने जो पैसे अवैध कमाई से अर्जित किए हैं, इसका बड़ा हिस्सा हेमंत सोरेन को दिया गया है। हेमंत सोरेन को किस रूप में वो पैसा दिया गया, तो उसमें कई प्लॉट भी हैं, कई उसमें पैसे भी हैं। और ताज्जुब की बात देखिए कि यह पूरा विपक्ष जब साफ साफ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है। ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि 2024 में सरकार हमारी आएगी, हम मोदी को हटा फेंकेंगे। और वो कहती हैं ये सब जेल के बाहर रहेंगे, मुझे पकड़ भी लो तो भी मैं बाहर आ जाऊंगी। इन सबको लगता है कि इस देश को लूटने की छूट इनको यूं ही मिलती रहेगी और देश की जनता आंख पे पट्टी बांधकर बैठी रहेगी, इनके अपराधों पर ध्यान नहीं देगी। ये लोगों को जाति में बांटेंगे, ये लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, झूठ बोलकर बरगलाएंगे और लोग इन्हीं को वोट देते रहेंगे कि जितना लूटना है लूटो। लेकिन ममता बनर्जी ये भूल रही हैं, ये पूरा विपक्ष अब ये भूल में है कि अब इनके इशारों पर मीडिया नहीं चलता। अब वो जमाना चला गया कि बड़े बड़े चैनलों को आप मोटे मोटे करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे दो तो उनका मुंह बंद कर दो, वो आपकी खबर नहीं दिखाएंगे। अब उनका जमाना नहीं है। ममता दीदी, आपने बड़े बड़े चैनलों पे जरूर दबाव बना दिया होगा, आपने बड़े बड़े चैनलों को बड़े बड़े करोड़ों के विज्ञापन दे दिए, उनका मुंह बेशक बंद कर दो। लेकिन आज आम पब्लिक जाग चुकी है, सबके हाथ में फोन है, सब वीडियो बना सकते हैं, सब अपनी बात रख सकते हैं और यह है सोशल मीडिया की ताकत। 2024 में हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मोदी जी के गलत काम के भी कोई साथ खड़े हैं, लेकिन हां, देश की रक्षा के लिए जिम्मेदारी मेरी भी है तो आपकी भी है और आम पब्लिक सबकी है, क्योंकि देश हम सबका है। इसमें अकेले मोदी जी नहीं है, ये कोई देश मोदी जी का नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों का ये देश है और इस 140 करोड़ के देश में यदि कोई 10, 20, 50 ये नेता अपने आप के इतने अहंकार में हो कि जो ये इस देश में चाहेंगे करेंगे, जो ये लूट मचाएंगे वो होगा, और ये पैसे के बल पर बड़े बड़े वकील खड़े करेंगे, छूट जाएंगे। और इनको लगता है जब इलेक्शन आएगा तो पब्लिक तो मूर्ख है, इनको हम मूर्ख बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाएंगे, जातियों में लड़ाएंगे और ये लोग सारी बात भूलकर हमको वोट दे देंगे। अब ये ममता बनर्जी समझ लें, ये जमाना चला गया। मीडिया का मुंह बंद कर सकती हैं दीदी, लेकिन आप जनता की भावनाओं को नहीं दबा सकती। 2024 में आपको बंगाल की जनता सबक सिखाएगी कि जो अहंकार आपको है कि 2024 में हम आ रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के घोटाले पश्चिम बंगाल सरकार में खुले हैं, आप सोच रही हो कि हमारी सरकार आ गई तो हम सबको खत्म कर देंगे। ये ना चोल बे दीदी, अब नहीं चोल बे, और ये हम दिखाएंगे, क्योंकि आम जो भारतीय है अब वो जागृत हो चुका है। हेमंत सोरेन की अगर मैं बात करूं, दीदी जिसके फेवर में खड़ी हो रही हैं, असल में उसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी आप देख रहे हैं, वहां शिक्षा भर्ती घोटाला, वहां पशु तस्करी का घोटाला, वहां पर शारदा नारदा और कोयला घोटाला, और उस सब में ममता दीदी का भतीजा भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ममता दीदी का भतीजा अगर फंस रहा है तो भतीजे ने अकेले तो पैसे रखे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं दीदी को चिंता है कि आज नहीं तो कल उनका भी नाम नंबर आ सकता है। इधर आप देख लीजिए केजरीवाल, इधर आप देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये पूर्व जो गृह मंत्री रहे यूपीए के दौरान में, पी चिदम्बरम, उनका बेटा कार्ति चिदम्बरम, और इधर आप आ जाइए तो मतलब आप पूरी लंबी लाइन है। और ये सारे के सारे मिलकर कोशिश में है कि किसी तरह मोदी को
2024 के चुनाव में आने से रोकें। तो मेरी वीडियो जितने भी लोग, ये देशभक्त लोग देख रहे हैं, जो सनातनी हैं, जो भ्रष्टाचार विरोधी हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और जो ये चाहते हैं कि हमारा देश गुलामी की जंजीरों से निकले, 2047 ये जो है भारत की एक विश्व गुरु बनने की छवि मोदी जी लेकर चल रहे हैं। 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता को होंगे तो हमें अपने पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए जो सरकार काम कर रही है, हमारा फर्ज क्या बनता है? हम उसका साथ दें कि जो 2047 तक हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ लेकर चल रहे हैं, या उनका साथ दें जिन्होंने इस देश की आजादी के पहले से इस देश के हिंदुओं को नीचा रखने के लिए करोड़ों करोड़ों का घोटाला और तुष्टीकरण किया है। अब यह हमें विचार करना है। हेमंत सोरेन का जो पक्ष ले रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किनका पक्ष ले रहे हो भाई? सेना की जमीन, एक पूर्व सैनिक देश के आजादी के पहले जिसकी वहां जमीन थी, वो अपनी जमीन को सेना को दान कर देता है। रिटायर सेना का अधिकारी था, उसको लगा भाई मैं मर जाऊंगा तो मेरे जाने के पहले सेना इस जमीन का इस्तेमाल करे। सेना की वो जमीन, सेना का कब्जा नेचुरल वे में। लेकिन घोटाला देखिए, इस देश के राजनीतिक लोगों को यह भी शर्म नहीं है कि वो सेना की जमीन को भी हड़पने में पीछे नहीं है। हेमंत सोरेन पे जो चार्ज लगे हैं, अभी फैसला आना बाकी है, इसमें ट्रायल होगा, सुनवाई होगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन अभी इसमें दोषी सिद्ध हो गए हैं, लेकिन जो उदाहरण है और जो साक्ष्य हैं आप देखिए। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। हुआ यह है, सेना की जमीन, और वो जमीन आपको बता दूं बी लक्ष्मण राव, ये बी लक्ष्मण राव देश की आजादी के पहले इनकी जमीन थी 4.5 एकड़ जमीन, इन्होंने सेना के नाम लिख दी। भारतीय सेना को मैं अपनी जमीन दान देता हूं। ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति है प्रदीप बागची। प्रदीप बागची क्या करता है? प्रदीप बागची इस जमीन पर कि ये सेना की जमीन किसी आदमी ने दान में दी है, तो इस पर अपना दावा करने के लिए वो क्या करता है, अपने पिता के नाम के कागज बनाता है इस जमीन के। 4.5 एकड़ जो जमीन है, क्योंकि उसको पता था ये किसी ने दान में दी है, और उसको लगता है कि उसके पेपर सेना के पास होते, सेना के पास उसके पेपर नहीं होंगे और इसीलिए शायद इस पर निर्माण नहीं हो रहा है। तो खाली पड़ी जमीन को कब्जाने की नीयत से ये जो प्रदीप बागची बंदा है, ये अपने पिताजी प्रफुल्ल बागची के नाम से 1932 में वो रजिस्ट्री दिखाता है, कागज दिखाता है, और उसके लिए फर्जीवाड़ा किया गया। फर्जी स्टाम्प, फर्जी जो है मोहर वो तैयार किए गए, क्योंकि 1932 की कहां से लाएगा? खोजा होगा रजिस्ट्रार ऑफिस में उस समय के किस तरह की मोहर चलती थी, कैसा रजिस्ट्री का पेपर चलता था, और वो फर्जी पेपर तैयार किए गए पिता के नाम पर, प्रफुल्ल बागची के नाम पर। उन्हीं के बेस पर उनको दिखाकर ये बन गया खुद का मालिक के मेरे पिता की प्रॉपर्टी थी साहब, पिताजी तो अब नहीं रहे, तो इसलिए लिहाजा मैं उनका वारिस हूं, मैं उनका बेटा हूं, ये जमीन अब मेरी है। तो ये जो प्रदीप बागची है, ये क्या करता है, ये इस जमीन को 2021 में 90 साल बाद ये क्या करता है, कोलकाता की एक कंपनी है जगतबंधु टी स्टेट लिमिटेड, उसको बेचता है, व्यक्ति को नहीं बेचता। जगतबंधु टी स्टेट लिमिटेड को बेच देता है, जो कोलकाता की एक फर्म है। घोटाला क्या होता है कि ये जो फर्म है, इस फर्म के जो एक्चुअल डायरेक्टर हैं उनका नाम है दिलीप घोष, लेकिन ये दिलीप घोष नहीं खरीद रहे इस जमीन को। जमीन की रजिस्ट्री पर जो हस्ताक्षर हैं, जो खरीदता है वो है अमित अग्रवाल, नाम कंपनी का, कोलकाता की कंपनी। कोई भी सोचेगा कोलकाता की कोई जमीन है, ये जमीन के पेपर एक कंपनी ने खरीदे हैं, लेकिन ये अमित अग्रवाल नाम का व्यक्ति सिग्नेचर करता है एज ए डायरेक्टर। एक्चुअल डायरेक्टर नहीं है, एक्चुअल डायरेक्टर दिलीप घोष है उसके। और ये जो अमित अग्रवाल है, ये हेमंत जो सोरेन है, इन्हीं का खास आदमी है, सारा इनका बिजनेस संभालता है, जमीन का मालिक बन जाता है। और इस सब घोटाले घपले में जो राजस्व विभाग के लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए मामले में हैं, पटवारी हैं, ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि बिना मिली भगत के नहीं होता है। ईडी को जब ये पता लगा तो चौंक गए कि जो व्यक्ति इस कंपनी का मालिक नहीं है, जमीन का मालिक नहीं है, जो जमीन सेना की थी, वो कैसे बिक सकती है, उस पर प्लॉटिंग कैसे हो सकती है। ये सारा घोटाला खुलासा होता है तो पता लगता है कि करोड़ों की बंदर बांट हुई है।
और उसी में हेमंत सोरेन को भी मोटा पैसा दिया गया है। उसके सबूत आपको बता दूं कि जो ये अमित अग्रवाल है, इसको ईडी ने जब गिरफ्तार किया, पूरी डिटेल उसने ईडी को बता दी है। तो हेमंत सोरेन के बचने के चांस कतई नहीं है, क्योंकि पुख्ता सबूत हैं। दूसरा आपको बताता हूं, एक घोटाला यहां पर हुआ अवैध खनन का। 4000 के करीब अवैध खनन के केस हेमंत सोरेन के कार्यकाल में आए हैं। कोई टेंडर नहीं, कोई सरकारी प्रक्रिया नहीं, व्यक्ति से पैसे लिए, किसी भी व्यक्ति से, ठेकेदार से, और उसको खनन करने का आदेश दे दिया गया वर्बली। और उस सारे अरेंजमेंट में ईडी ने प्रेम प्रकाश को पकड़ा, क्योंकि पता यह चल रहा था कि एक तो वैध खनन होता है कि उसके बाकायदा टेंडर प्रक्रिया होती है, कई कंपनियां मिलकर के टेंडर डालती हैं, जो हाई टेंडर देता है कंपनी, सरकार उसको ठेका देती है। लेकिन यहां एक खेल खुलासा तब हुआ कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और एक जो खनन है उसका खुद ही ठेका ले लेते हैं। इनको कानून नहीं पता था और फंस गए, क्योंकि कानून यह है कि जो सत्ता में है, कोई विधायक है या सांसद है, वो व्यक्ति सरकारी ठेका नहीं ले सकता। लेकिन इन्होंने लिया, मामला खुला तो जांच हुई और पता यह चला कि ऐसे 4000 ठेके लिए गए। उसमें से एक इन्होंने अपने नाम, एक भाई के नाम, फिर किसके नाम, रिश्तेदारों के नाम, और बंदर बांट हो गई। जो झारखंड आज गरीब दिखाई दे रहा है, उसका एक कारण यह है कि वहां जो अकूत संपदा कोयले के रूप में वहां पर है, वहां की ना तो जनता को उसका फायदा मिल रहा है, ना राज्य को मिल रहा है। ये नेता बंदर बांट करके और उसको खा जा रहे हैं। तीसरा मुख्यमंत्री है जो जेल जा रहे हैं, यही कारण है। इसलिए झारखंड की जनता को यह समझना चाहिए कि भोली भाली जनता है, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो तो वहां रहते नहीं, ना वोट डालने जाते, और बस उनको आदिवासी कह करके, हम आदिवासी हैं, फला जात के हैं, जाति के नाम पर ये जीत कर आ जाते हैं। जनता को समझना होगा। और इसीलिए आपको बता दें, प्रेम प्रकाश पकड़ा गया, 236 करोड़ की जमीन जब्त हुई। पंकज मिश्रा पकड़ा गया अवैध खनन में, उसने भी ये बता दिया, बाकायदा लिखित में दे दिया है ईडी को कि साहब हमने जितने भी पैसे इस अवैध खनन से कमाए हैं उसका एक मोटा हिस्सा हेमंत सोरेन को गया है। तो क्या ये यही कारण है? इसी पैसे से 2-2 ओडी उनके घर में खड़ी मिलती है, 36 लाख रुपए कैश मिलते हैं, और इसके अलावा अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां हेमंत सोरेन ने जो बनाई है, क्या इसी अवैध खनन के पैसे की है, इसी शराब घोटाले की है? इसी तरह जमीन सरकारी बेच दी, और ये तो एक घोटाला खुला है सेना की जमीन का बेचने का। सोचिए, एक मुख्यमंत्री की सह पर उनका एक आदमी जब सेना की जमीन फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच देता है, तो राज्य के अंदर जो सरकारी जमीनें खाली पड़ी होंगी, जो झारखंड राज्य की होंगी, सोचिए उस पर इन्होंने बेचकर कितने पैसे कमाए होंगे। कल्पना से परे है। और इसी पूछताछ के लिए ईडी ने इनकी गिरफ्तारी की है कि यह बता दीजिए कि आपके समय में घोटाले कितने हुए हैं। लेकिन फिर यही वो बात आती है, मुझे याद आता है सुप्रीम कोर्ट के जो जाने माने वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, वो मेरे परिचित भी हैं, और वो बार बार इस बात को कहते हैं कि जब तक नार्को टेस्ट का कानून नहीं बनेगा, भ्रष्टाचार के मामलों में कोई खुलासा नहीं होगा, ना किसी को जेल होगी। क्योंकि नेताजी हैं, सीएम कुर्सी पर थे जब गिरफ्तार हुए हैं, और आप देखना अभी तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये ना कह दे कि जाओ भाई जल्दी करो, जमानत दे दो। और कैसा कानून है कि साहब नार्को टेस्ट करने के लिए पहले परमिशन लेनी है व्यक्ति से। कौन दे देगा भाई कि मेरा घोटाला खुले और मैं जेल जाऊं? इन नेताओं के भ्रष्टाचार के केस में आतंकवादी पकड़ा जाए, देश विरोधी एक्टिविटी करता पकड़ा जाए, तुरंत नार्को टेस्ट की परमिशन मिलनी चाहिए एजेंसियों को। हमारे देश में कानून नहीं है साहब, और इसके कारण से होगा क्या? चाहे केजरीवाल जी को पकड़ लो, चाहे ममता बनर्जी के भतीजे को पकड़ लो, चाहे पी चिदंबरम और उनके बेटे को पकड़ लो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ दो। ईडी क्या करेगी? इनको ऑफिस में बुलाएंगे, मैडम पहले चाय पिएंगी कि कॉफी, टोस्ट भी मंगाएं या सैंडविच, और इनको बिठा के इस तरह से पूछताछ होगी। आम आदमी की तरह नहीं होती, बता क्या किया है घोटाला। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के बाद केवल पिस रहा है तो आम आदमी पिस रहा है, मलाई मार रहे हैं तो कुछ मुट्ठी भर लोग मार रहे हैं, और उसी में हेमंत सोरेन जैसे लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं, ये जो इनके नेता हैं,
कोई आपको जेल जाता नहीं दिखाई देगा। और इसीलिए हौसले इनके इतने बुलंद हैं कि ये ईडी के ऊपर प्रहार कर देते हैं, ईडी के ऊपर उल्टी एफआईआर कर देते हैं और शान से कहते हैं हमने कोई घोटाला नहीं किया, सब मोदी झूठ बोल रहा है। क्योंकि कानून इतने सड़े गले हैं, इनमें से किसी को अभी तक सजा नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल का जो घोटाला बीजेपी वाले रोज बोलते हैं और चिल्लाते हैं, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला, हमें तो सुनते हुए 2 साल लगभग होने को आ रहे हैं। क्या किसी को इसमें फैसला होकर जेल हुई है? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में है, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है। यह है कानून जब तक नहीं बदले जाएंगे, ये सड़े गले कानून नहीं बदलेंगे, कानूनी प्रक्रिया नहीं बदलेगी, देश की जनता के अंदर भी यह विश्वास नहीं जमेगा कि बीजेपी या मोदी भी ठीक काम कर रहे हैं। जो विपक्ष मोदी को कहकर झूठ बोलता है, ये झूठ है, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, बहुत सारी जनता ऐसी है जो कहती है हाँ ठीक ही कह रहा है विपक्ष के, मोदी जी डर गए, चुनाव जीतने के लिए विपक्षी पार्टियों को उठाकर जेल में डाल रहे हैं। मोदी जी अगर इस छवि को ठीक करना चाहते हैं कि भैया हम ना तो किसी से डरे हैं, ना हम कोई बात कर रहे हैं, हम जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जा रहा है, कब होगा? जब इनके खिलाफ फैसले जो होंगे सुप्रीम कोर्ट से तत्काल फटकाल और इनको सजा मिलेगी। एक तरफा मामला होगा कि हां ये दोषी है या नहीं। 2024 के चुनाव में उतरने के पहले अगर मोदी जी ये कर ले गए, न्यायपालिका इनके हाथ में नहीं है, लेकिन कहें, रिक्वेस्ट करें ना, कानून बनाए ना इन्होंने देश के कई चीजों के लिए, इस पर भी बनाए कि रोज डे बाय डे हियरिंग हो इन नेताओं की। 1 साल का टाइम दे दिया, 2024 का चुनाव तो निकल ही जाएगा। और अगर मोदी जी इस काम को कर ले गए कि सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करके ये जो बड़े बड़े नेता हैं, पी चिदम्बरम, उनका बेटा कार्ति चिदम्बरम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके सांसद, और ये ममता बनर्जी, उनका भतीजा, ये जो हेमंत सोरेन, ये जो तेजस्वी यादव, लालू, राबड़ी, ये जितने नाम हम बड़े बड़े सुन रहे हैं, अगर इनके मामले में फैसला जल्दी नहीं कराया और ये जेल नहीं गए, तब फिर ये अपना नैरेटिव जो फैला रहे हैं वही नैरेटिव जनता के बीच जाएगा कि मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं और इसीलिए इन नेताओं को उठाकर जेल में डाल रहे हैं। इसका उल्टा असर चुनाव में पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध उन लोगों का वोट पड़ सकता है जो इनका कोर वोटर है, क्योंकि आम जनता अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, उन तक आपके पास ऐसा नैरेटिव सिस्टम फैलाने वाला नहीं है, इकोसिस्टम, कि लोगों को आप वहां तक बात बता सकें। और इसीलिए नार्को टेस्ट बहुत जरूरी है, कानूनों का परिवर्तन बहुत जरूरी है, ताकि इन नेताओं के खिलाफ जो केस चल रहे हैं उसमें फाइनल हो सके और ये जेल की सलाखों के पीछे जाएं, जनता को सच मालूम हो। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।